हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 20। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें हम लोग 50 MCQ कवर करते हैं। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहेगा। देखिए, हिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ, ब्रिटिश कालीन आयोग को एक बार कवर कीजिएगा। साथ ही साथ रिवीजन्स के पर्पज़ से एक छोटा सा टॉपिक है कवक और प्रोटोजोआ, इनसे संबंधित जो होने वाले रोग हैं उनको भी आप कवर कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज में बात करें तो महेश कुमार वनवाल सर की जो बुक है उसमें हम लोग प्राचीन भारत को मैं दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में सितंबर 2020 को एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है, और वो अभिलेख हो जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ स्थित अभिलेख। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक दोनों के नामों का वर्णन किया गया और एकमात्र ऐसा अभिलेख माना जाता है जिसमें दोनों का नाम वर्णन एक साथ किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे रुद्रदामन का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये शकों का सबसे प्रतापी शासक था। और ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ जो है वो किस स्टेट में पड़ता था, तो गुजरात में। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का लगभग कितना कवर करता है। कितना कवर करता है? अगर हम बात करें कि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना कवर करता है, तो 2.42%। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या को कवर करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, आर्टिकल 85 को टिक करेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि संसद की बैठक जो बुलाना होता है। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति संसद की बैठक को 6 माह के समय के अंतराल के बीच वो बुला सकते हैं कभी भी। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो कि सत्रवसान कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का विघटन 85 के तहत ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का फारसी अनुवाद, यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किसके द्वारा किया गया था। महाभारत या फिर रामायण दोनों कह सकते हैं, ये दोनों का जो फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के आदेश पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया, या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्षता किसने किया था। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए, यहाँ पे एक तरफ अभिलेख और दूसरी तरफ शासक है, तो कौन सा अभिलेख शासक के साथ मैच नहीं करता है। तो एहोल शिलालेख की बात करें या फिर एहोल अभिलेख की बात करें तो ये स्कंदगुप्त के साथ नहीं होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ मैच होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स हमारा गलत है। और बात करें एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे, तो रवि कीर्ति यापी को ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत में किसके लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और सरदार पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। ठीक है, 1990 में की गई थी। और इसका संबंध है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय प्रदान करने हेतु, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जो कि किस दर पर ब्याज दर पर जो कि कह सकते हैं वाणिज्य बैंकों को या फिर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जब आरबीआई देता है तो उसको हम लोग रेपो दर कहते हैं। ठीक है, रेपो दर पे किसी भी व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको रेपो दर कहा जाता है, और जब वो लेता है तो हम उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टान से संबंधित मैंने अपने पेड क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया। एक्चुअली मैं तो वहाँ पे बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। जो लोग हमारे पेड क्लास के साथ जुड़े होंगे और यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट आंसर अगर हम बात करें कि अवसादी चट्टानों के संबंध में, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह चट्टानें परतदार होती है, बिल्कुल सही है।
इन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है, जैसे कि जीवाश्म खनिज तेल, पेट्रोलियम, इसी से निकाला जाता है अवसादी चट्टानों से, ये भी करेक्ट है। और कह सकते हैं कि दामोदर महानदी और गोदावरी नदी के बेसिन के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हम कह सकते हैं बलुआ पत्थर, सेल, इसी के उदाहरण है। यहाँ पे असत्य कौन सा है, कोई भी नहीं, यानी राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट करें कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये बिल्कुल गलत है कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाता, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन की बैठक को, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल सही था, दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत हो जाता है और दोनों बाकी सही है, तो 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाहन पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। हाल ही में वाहन पोर्टल को लॉन्च किया गया था, तो बताइए कि किस मंत्रालय की एक पहल है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सड़क परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था वाहन पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। तो बिहार में आयोजित नहीं किया गया था और वो कौन सा है, तो हम कह सकते हैं चतुर्थ, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्थ जो हुआ था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हम डी को टिक करें, जो कि बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। नेक्स्ट वन की बक्सर की लड़ाई 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, बक्सर की लड़ाई 1764 जो हुआ था, हम ये कह सकते हैं कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर कह सकते हैं, 22 अक्टूबर 1764 में। और उस वक्त बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम थे, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य के तहत एक सर्वोच्च निकाय है। पंचायती राज्य के तहत एक सर्वोच्च निकाय है, हम कह सकते हैं सर्वोच्च निकाय के अंतर्गत त्रिस्तरीय में सबसे ऊपर आता है जिला परिषद। नेक्स्ट वन की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है। नहीं बदलता है और वो है आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है नई दिल्ली में, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे कम की बात करें तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जबकि सबसे अधिक 1106 बिहार में आता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन है कि 1739 में करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई जो लड़ी गई थी 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है, जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह थे, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, इनके मध्य लड़ा गया था। और नादिर शाह जो थे वो काफ़ी विजय, इसमें अच्छे तरीके से विजय रहे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुग़लों का ये अपमानजनक जो कि हार था। और इस युद्ध में जो कि विजयी होने के पश्चात कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गए थे, साथ ही साथ तख्ते ताउस आपको पता होगा, मयूर सिंहासन जिसको कहते हैं, तो मयूर सिंहासन को भी इन्होंने ले गया था। और ईरान को आपको पता है, ईरान के नेपोलियन के रूप में नादिर शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का निरीक्षण करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है। न्याय शब्द, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। कानूनी न्याय के बारे में बात नहीं की जाती है, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जो कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। इसको हम एक और रूप से कह सकते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की स्टार्टिंग किसने की थी। तो बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था
जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। जिसको समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी जिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें न्यायालय द्वारा, अगर वो असंतुष्ट है तो वो डायरेक्ट फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है, यानी सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किन कारण से होती है, किसके कारण होती है, और वो है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है लगभग 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे, ध्यान दीजिएगा, पहले महासचिव कौन थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पहले महासचिव के रूप में हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन अगर हम बात करें महासचिव तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट वन है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग कह सकते हैं दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था। तो दान विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख के संबंध में जो कि चोल काल के संबंध में जानकारी मिलता है, सी करेक्ट है। सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और दूसरा आपको पढ़ना है, स्तंभ 1 स्तंभ 2। इसमें गलत कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु बिल्कुल सही, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान बिल्कुल सही है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है, ये पॉइंट गलत है, और हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक, ये भी सही है। तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी, किस उपलक्ष्य में। तो ये पूछा जा सकता है कि हर्ष संवत की स्थापना कब की गई थी, तो 606 ईस्वी में की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा, किस उपलक्ष्य में, तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में क्या था, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें और आपको ये बताने कि उपरोक्त केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा, यानी कि कौन से समय में कब जो बना था केंद्र शासित प्रदेश उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे पहले जो कि अभी यहाँ पे पुडुचेरी लिखा गया, तो पुडुचेरी अगर हम बात करें तो 1963 यहाँ पे होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे दादर और नागर हवेली की, तो दादर और नागर हवेली जो हुआ था सेकंड पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो 1961 कह सकते हैं, ठीक है। 1954 में भारत का हिस्सा बना, लेकिन 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तीसरे नंबर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये हाल ही में जो कि 2019 में केंद्र शासित रूप में आया था, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 1966, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो 1966 कह सकते हैं। अब इसको मैं अरेंज करें अच्छे से तो पहले नंबर पे 1961 आएगा, यानी कि 2, उसके बाद 1 और फिर 4 और 3, तो 2143 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन है कि दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कांचीपुरम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कांचीपुरम। नेक्स्ट वन है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए राज्य के पुनर्गठन के संबंध में अगर हम बात करें तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसके कौन, तो संसद की शक्ति, यानी कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये तीनों की तीनों शक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या। भारत एक गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा। गणतंत्र का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इस वजह से कह सकते हैं कि ये गणतंत्र है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, और वो होते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी आर्टिकल 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के तहत ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विजयनगर के शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी।
तो ध्यान दीजिएगा, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेवराय ने जो कि ये इस उपाधि को धारण किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ इनका और भी दो उपाधियाँ काफ़ी फेमस है, जैसे आंध्र भुज और आंध्र पितामह भी इनको कहा जाता था। और इनके समय में जो कि कह सकते हैं पायस नामक एक यात्री भी आया हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और नाम आपको याद रखना है, जैसे बारबोसा को हम लोगों ने सुना है, बारबोसा भी इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो ग्रीन हाउस गैसें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा ही दिया था। देखिए, ग्रीन हाउस से संबंधित जो कि अगर हम बात करें कौन कौन से सबसे फेमस जो गैसें होती हैं, मेजर गैसें जो इसमें हम मानते हैं प्रमुख, जैसे कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प, सबसे सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों आता है, लेकिन नाइट्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता, इस वजह से हम इसको हटा देंगे। 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी थी, तो जोसेफ फ्यूरियर, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण का सूचक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशीतक फ्रेयॉन। ठीक है, प्रशीतक जो फ्रेयॉन होता है वो क्या होता है, तो फ्रेयॉन के रूप में हम लोग डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है। अगर हम बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। संवहन ऊष्मा के संचरण की एक विधि होती है। तो संवहन देखिए क्या होता है, संवहन सिर्फ और सिर्फ द्रवों और गैसों में होता है, जबकि चालन की जो विधि होती है वो ठोस में होता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल या फिर कह सकते हैं जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण से घट जाता है। तंगुता का मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर क्यों घट जाता है, किस कारण से, तो इसका कारण ये होता है कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, कथन ए कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया गया। ठीक है, और कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बताइए कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसे टिक करेंगे। तो हम जानते हैं कि खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रकीर्णन का मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो बिखरना। ठीक है, बिखरना यानी कि रंगों का बिखरना, और रंगों का जब बिखरना कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो लेंथ होगा यानी कि वेवलेंथ जो का तरंगदैर्घ्य जिसको कहते हैं वो काफ़ी दूर तक जाएगा। इस वजह से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के सिग्नल के रूप में, ताकि दूर तक इसको हम देख सकें। ठीक है, इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है। इस वजह से ऑप्शन हम ए को टेक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। टैमीफ्लू जो है वो किसके लिए एक प्रसिद्ध औषधि है, तो पक्षी फ्लू यानी कि बर्ड्स फ्लू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बर्ड फ्लू का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H5N1, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, H5N1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कनाडा की जो सडबरी खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि क्या निकाला जाता है। सडबरी खान से क्या निकाला जाता है कनाडा के, तो यहाँ पे करेक्ट होगा निकेल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा निकेल। अगला प्रश्न कि द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, चेतन भगत। ठीक है, और चेतन भगत जी की हाल ही में एक नई पुस्तक आई थी जो कि काफ़ी फेमस थी, वन अरेंज्ड मर्डर, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा भारत के सबसे बड़े बक्साइट उत्पादन राज्यों में से एक है, और सेकंड पॉइंट है कि बक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। तो बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख जो अयस्क होता है वो बक्साइट ही होता है और अक्सर क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न, नदी और स्रोत के संबंध में यहाँ पे मैच करना है कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे गंगा, तो गंगा कह सकते हैं उत्तराखंड में गोमुख, यहाँ पे बिल्कुल ए का 2 के साथ मैच कर सकते हैं। और सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलता है, यानी कि अमरकंटक देख सकते हैं बी का 1, तो 2 जगह पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी की बात करें तो ये त्रिम्बकेश्वर के पर्वत से निकलता है, पश्चिमी घाट में त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। सी का 4 के साथ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और कृष्णा नदी अक्सर पूछा जाता है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये है कि पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए एक वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, धारा 75 भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि एक 6 वर्षीय बालक किसी यानी कि कोई नाम दिया गया ख के घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या उसे चोरी के आरोप में दंडित किया जा सकता है? बताइए, धारा सहित उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि धारा 82 के तहत भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे बालक की बात की गई थी 6 वर्ष की, और आपको पता है कि देखिए हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया अपराध नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बाकी अनुच्छेद दी गई है, अनुच्छेद यानी कि धारा दी गई है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। ठीक है, क्यूज का क्वेश्चन ये रहा कि सूखी बर्फ़ क्या है? बताइए, सूखी बर्फ़ के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।